जिसमें कि मंदिर मंदिर के अंदर जो है, मंदिर के वो साधु साधु जो हैं वो अपने कमंडल में बैठ करके वो शराब पीते दिखाई देते हैं, नाइक जूता पहन करके वो फुटबॉल खेलते दिखाई देते हैं। तो मंदिर या महात्माओं के साथ, या अभी एक वेब सीरीज आई आश्रम, तो मंदिरों के साथ और पुजारियों के साथ एक अजीब तरह का हिंदी सिनेमा ने एक अजीब तरह का खेल करते रही। तो हिंदी सिनेमा जिस वामपंथ को लेकर के आगे बढ़ी थी, उस वामपंथ को भी छोड़ चुकी है और वामपंथ और इस्लाम के कट्टरता के साथ एक नए स्वरूप में अब दिख रही है। राम मंदिर जैसी घटना देश में होती है और हिंदी सिनेमा से एक शब्द नहीं आता है। अरे भाई, आप इसी समाज के हो, इसी समाज से आप पैसे लेते हो, इसी समाज ने आपको अरबों अरबपति बनाया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, कोई भी हो, वो बात नहीं करते हैं। नमस्कार, अथर फोरम के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बॉलीवुड एक बार फिर चर्चाओं में है और इस बार चर्चाएं ग्रुपिज्म को लेकर हैं, नेपोटिज्म को लेकर हैं और बॉलीवुड में बढ़ते ड्रग्स के प्रचलन को लेकर भी हैं। पर आज हमारा विषय ये सब नहीं है। आज हम एक अन्य गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वो विषय ये है कि क्या स्वतंत्रता के बाद से हिंदी फिल्में कहीं ना कहीं एक खास तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रोपेगेंडा का माध्यम बनती चली गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वामपंथी प्रोपेगेंडा की। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू समाज को कुरीतियों से, कुप्रथाओं से भरा हुआ दिखाया जाता है और हिंदू धर्म को एक शोषक समाज का जनक कर कर पेश किया जाता है। वहीं अन्य धर्मों को बहुत ही मानवतावादी, समानतावादी और प्रोग्रेसिव कर कर पेश किया गया है। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि जिन फिल्मकारों ने, कहानीकारों ने इस वामपंथी लीग से हटकर काम करने की कोशिश की, उन्हें अपने कैरियर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें कहीं ना कहीं बॉलीवुड में हे दृष्टि से देखा गया। इसके अलावा एक महिलाओं से के प्रति बढ़ते अपराध का भी मुद्दा है, जिसको लेकर बॉलीवुड पर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को कैजुअली लेने की एक कल्चर को प्रमोट किया अपनी फिल्मों के जरिए। इन सब गंभीर विषयों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट अतिथि हैं, श्री विनोद अनुपम जी। विनोद अनुपम जी जाने माने पत्रकार, लेखक और फिल्म समीक्षक हैं। उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक से भी सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार विनोद अनुपम जी, आपका अथर फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि ये सर्वविदित है कि भारत में एकेडमिया के ऊपर वामपंथियों का एक बहुत दबदबा रहा है, जिसका असर हम इतिहास लेखन, पुरातत्व सर्वेक्षण आदि विधाओं में देखते हैं। तो क्या ये बात भी सही है कि बॉलीवुड पर भी वामपंथियों का एक बहुत दबदबा रहा है? और अगर ये बात सही है तो क्या ये बात भी सही है कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों का इस्तेमाल अपने खास सोशियो पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने में किया? जी बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि हाल के दिनों में यदि कहें तो सिनेमा की जिस समय शुरुआत हुई थी, उस समय ऐसा कोई मामला नहीं था। जी। जब हिंदी सिनेमा ना कहें, भारत में जब सिनेमा की बात हो रही थी, दादा साहब फाल्के जब सिनेमा के बारे में सोच रहे थे, तो उनके मन में सिनेमा को लेकर के एक अलग तरह का कंसेप्शन था। जी, आप कभी उनके इतिहास पर जाएं, फिल्म भारत में सिनेमा के इतिहास पर, तो जो पहली जो फिल्म देखते हुए उनके मन में भारत में सिनेमा बनाने की इच्छा तैयार हुई, इच्छा जागृत हुई, वो फिल्म थी बर्थ। वो जेसस क्राइस्ट पर थी। और वो फिल्म देखते हुए उनके मन में आया कि जब जेसस क्राइस्ट पर फिल्म बन सकती है, तो कृष्ण पर और राम पर, या हमारे पास तो इतने सारे देवी देवता हैं, इन पर क्यों नहीं फिल्में बन सकती हैं। जी जी जी। और उन्होंने लगभग शुरुआती दौर में 95 फिल्में बनाई दादा साहब फाल्के ने। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लगभग सारी की सारी फिल्में या तो ऐतिहासिक पात्रों पर थी, ना तो धार्मिक कथानक पर थी या धार्मिक पात्रों पर थी। राजा हरिश्चंद्र से लेकर के बाद में कालिया मर्दन तरह की उन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में बनाई। तो उसका कारण ये था कि हिंदी सिनेमा
भारत में सिनेमा को इंट्रोड्यूस होना था, लोगों के बीच लोकप्रिय होना था, लोगों के बीच पहुंचना था। उनके पास दूसरा कोई माध्यम नहीं था कि लोगों के पास पहुंचने के लिए वो एक नई कहानी लेकर जाते। उनकी मजबूरी थी कि वो ऐसी कहानी लेकर के जाएं जो कहानी दर्शकों के बीच ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। तो उन्होंने जो कहानियां एक्सेप्टेड थी उस दौर में, आजादी के पहले, तो उस दौर में उन्होंने उसी तरह की कहानियों का चयन किया। लेकिन जब सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ी, सिनेमा दर्शकों के बीच एक्सेप्ट हो गया, तो जो वामपंथियों की तरीका रहा है, कोई भी कला माध्यम पर हस्तक्षेप करो और उसे अपना प्रचार का माध्यम में तब्दील कर दो, ये उनके बेसिक सिद्धांत में है। साहित्य के साथ उन्होंने यही किया, उन्होंने यही सीखा ही है कि साहित्य हो, संगीत हो, सिनेमा हो, नाटक हो, रंगमंच हो, वो तो वामपंथियों की जो स्थिति रही है, वामपंथियों की जो स्कूलिंग रही है, वो स्कूलिंग रही है कि किसी भी तरह का कोई भी कला माध्यम हो उसे अपने हित में इस्तेमाल करना, अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना। ये सोवियत संघ में भी हुआ, चीन में भी हुआ। साहित्य का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो जब सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ी तो सिनेमा उनके लिए एक मजबूत हथियार के रूप में उन्हें एहसास हुआ कि सिनेमा का हम उपयोग कर सकते हैं। तो सिनेमा में उन्होंने दखल देने की शुरुआत करी। आपको आश्चर्य होगा कि इप्टा जैसी संस्था सिनेमा बनाने के लिए आगे आई। तो ये, और उसके बाद से हिंदी सिनेमा में जो एक वामपंथ का दबाव बढ़ा या वामपंथ की विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, मेरे ख्याल से ये उसी समय से शुरुआत हुई जब इप्टा ने सीधे दखल देना शुरू किया। ये जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि हिंदी सिनेमा में जिस समय कैफी आजमी, शौकत आजमी जैसे लोग सक्रिय थे, उसमें बाकायदा कम्यून की व्यवस्था थी। कैफी आजमी, शौकत आदमी विवाह करने के बाद कम्यून में रहा करते थे। तो ये एक इतना गहरा प्रभाव था वामपंथ का सिनेमा पर। तो वहां का जो विस्तार आज की तारीख में हम देखते हैं किस तरीके से वामपंथ हावी है हिंदी सिनेमा पर, ये कहीं ना कहीं वहीं से है कि जो सिनेमा के उपयोग करने की जो बात है अपने हित में, जो सिनेमा को के प्रोपेगेंडा के रूप में बदलने की बात है, वो उसने वामपंथ को सिनेमा प्रेरित किया सिनेमा में हस्तक्षेप के लिए और सिनेमा में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। ये जो उस समय से शुरुआत 2 बीघा जमीन से जो शुरुआत हुई थी, जो इसे इप्टा ने बनाया था, उसके बाद MS सत्थू ने गर्म हवा जैसी फिल्म बनाई जो विभाजन के दौर पर बनी थी, और फिल्म का समापन ही होता है जब लाल झंडे के साथ जुलूस निकल रहा होता है। और उसका संदेश फिल्म का यही है कि आप लाल झंडे के साथ ही देश को एक रख सकते हैं। तो इस तरह की स्पष्ट मैसेज के साथ फिल्में आई। समाज को बदल डालो जैसी फिल्म आई, बलराज साहनी जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग थे वो सक्रिय थे, शाहिद लुधियानवी जैसे लोग सक्रिय रहे, शैलेंद्र जैसे लोग सक्रिय रहे। तो ऐसी बात नहीं कि इन लोगों ने सिर्फ अपना प्रचार किया। ये कहना थोड़ी बेईमानी होगी कि इन्होंने, इसमें कई सारे लोग थे जिन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय फिल्में दी, बहुत ही अच्छी फिल्में भी दी। हाल के दिनों में मुश्किल तब हुई जब वामपंथ का एक नया स्वरूप सामने आया जी। और वामपंथ ने एक तरह से कहें तो जो मुस्लिम कट्टरता के साथ जो गठजोड़ किया, उसका जो हिंदी सिनेमा पर प्रभाव पड़ा, उसने हिंदी सिनेमा की स्थिति को, हिंदी सिनेमा के पूरे नैरेशन को, पूरे नैरेटिव को बदल कर रख दिया। आज की तारीख में जो हिंदी सिनेमा हम देखते हैं उसमें वही वामपंथ और इस्लाम का जो कट्टरवाद है उसका एक अजीब तरह का दबाव दिया है। और हिंदी सिनेमा जो अभी वामपंथ से जुड़े हुए बलराज साहनी, कैफी आजमी, शाहिद लुधियानवी जैसे लोगों ने जो एक बेहतर समाज की परिकल्पना की होगी वामपंथ को ध्यान में रख करके, कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा आज की तारीख में उससे भी वंचित है। तो यदि कहें आज की तारीख में तो हिंदी सिनेमा जिस वामपंथ को लेकर के आगे बढ़ी थी उस वामपंथ को भी छोड़ चुकी है और वामपंथ और इस्लाम के कट्टरता के साथ एक नए स्वरूप में अब दिख रही है।
जी। जी तो इसी से जुड़ा मेरा एक आपसे अगला प्रश्न है कि आपने जैसे कहा कि दादा साहब फाल्के ने शुरू में इतनी पौराणिक ऐतिहासिक भारतीय कैरेक्टर्स को लेकर फिल्में बनाई, देवी देवताओं को, कवियों को। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई ऐतिहासिक पीरियड फिल्म आती है तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में घिर जाती है। और बॉलीवुड पर हमेशा आरोप ये लगता है कि वो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जो भारतीय जनमानस के जो ऐतिहासिक नायक रहे हैं उनके व्यक्तित्व को हल्का कर कर दिखाने की कोशिश होती है। और इस कारण तकरीबन हर जो पीरियड फिल्म है वो एक बहुत बड़े विवाद में फंस जाती है। इसके साथ हमको ये भी मालूम है कि वामपंथियों ने भारत में किस प्रकार का इतिहास लेखन किया। अरुण शौरी जी ने इस पे काफी काम किया था, उनकी बुक है एमिनेंट हिस्टोरियंस, जो मार्क्सवादी इतिहासकारों पर है। किस तरह कुछ खास ऐतिहासिक तथ्यों को उभारा गया उनके द्वारा, कुछ खास ऐतिहासिक तथ्यों को दबाया गया। तो ये जो बॉलीवुड पे आरोप लगता है ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का, तो क्या ये वामपंथी प्रभाव ही बॉलीवुड पर है जिसके कारण बॉलीवुड फिल्में ऐतिहासिक किरदारों के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाती हैं? बिल्कुल, जो जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो आजादी के बाद जो हमारी स्कूलिंग हुई, जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, जो इतिहास हमें बताया गया, वो इतिहास यही बताया गया कि औरंगजेब महान था, अकबर महान था। हमें शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। रामायण के बारे में बताया गया कि वो मिथक है, महाभारत के बारे में बताया गया वो मिथक है। जो नए शोध हो रहे हैं उसे मान्यता नहीं दी गई। तो एक अजीब तरह का इतिहास हमारे सामने रख दिया गया जिसमें कि जिसके खिलाफ हमने लड़ाई की थी वो महान हो गए। जो हम थे, हमें अपने आप को पहचानने का मौका नहीं दिया गया। तो जाहिर था हम ही जो पढ़ाई पढ़ करके हम तैयार हुए थे, जो समाज तैयार हुआ था, क्योंकि हम यही मान रहे हैं आज की तारीख में, हमारे लिए यही सच है। जो बच्चे स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो यही इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हम जो एक पूरी की पूरी पीढ़ी है, उससे जब आपको कम्युनिकेट करना होता है, तो आपको जो वो जानते हैं वही कम्युनिकेट करना पड़ता है। सिनेमा के साथ ये बाध्यता है कि वो जो चीजें मान्यता में है वो नई बात कहने के लिए तैयार नहीं है। सिनेमा वो जोखिम नहीं उठा सकता है, खास करके तो ये जो है कि अकबर महान आज के मुझे लगता है 60 के पहले जितनी मुस्लिम सोशल फिल्में बनी उससे कम धार्मिक फिल्में बनी। ताजमहल और 14वीं का चांद जैसी फिल्में, ना जाने कितने तरह की फिल्में बनी और हम लोगों ने देखी। तो एक जो हमारी स्कूलिंग ही इस तरीके की हुई कि हमें मान लेना पड़ा कि वही सच है। आज जब हमें सच की जानकारी हो रही है, इतिहास को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है, तो तानाजी जैसे फिल्में आ रही हैं, तो हमें लग रहा है कितने बड़े पक्ष से हम वंचित रहे थे। समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मन की बात में आगे बढ़कर के ये आग्रह करना पड़ता है फिल्मकारों से कि 1857 के दौर की गौरवशाली कहानियों को अपनी फिल्मों में दिखाने की कोशिश करें उस पर। लेकिन ये हम अभी तक उससे वंचित रहे। आप याद करें, भगत सिंह पर फिल्में एक साथ 5 फिल्में बनती हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी शासन में होते हैं। तो ये जो वामपंथी मित्र हमारे भगत सिंह की पूजा करते हैं, इसके पहले भगत सिंह पर फिल्में नहीं बनती हैं। कभी याद नहीं आए भगत सिंह, कभी याद नहीं आए भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस पर कितने फिल्में बनी, सरदार पटेल पर फिल्में बहुत बाद में बनी, अंबेडकर जी पर फिल्में बाद में बनी, और अभी भी हमारे सावरकर जी पर फिल्में बाद में बनी। तो अभी भी हमारे जो 1857 की बात, हम तो कुंवर सिंह पर फिल्म अभी तक नहीं है। झांसी की रानी पर अभी कंगना रनावत ने एक फिल्म बनाई तो उसको लेकर के हो हंगामा मचा। तो ये जो एक स्थिति बनी कि अपने जो हमारे पुराने लीजेंड थे, पुराने महापुरुष थे, जिन पर हम गर्व कर सकते थे, उसे हिंदी सिनेमा ने किसी न किसी तरीके से कमतर दिखाने की कोशिश की।
पद्मावत जैसी फिल्म बनती है और उसमें एक अजीब तरीके से नायक और खलनायक का चयन किया जाता है कि हम नायक थे वो हमेशा आपको कमतर दिखें। तो ये एक जो हिंदी सिनेमा ने अपने लिए जो एक नरेशन तैयार किया है हाल के दिनों में, वो एक कहीं ना कहीं ये दबाव है कि आपको इस्लाम को, यदि हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो, इस्लाम को कमतर नहीं दिखाना है। ये एक बड़ा दबाव हिंदी सिनेमा पर है। ये मेरे समझ से विचारधारा का दबाव तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन उससे भी बड़ा बाजार का दबाव है। उन्हें पता है कि हिंदी सिनेमा के लिए जो पैसे आते हैं वो कहां से आ रहे हैं और कहां से आ सकते हैं। तो उस दबाव में भी अपने विषय को, या अपने कहां उनको सॉफ्ट रहना है, कहां उनको कहां मुट्ठी बंद रखनी है, कहां मुट्ठी खोलनी है, ये उन्हें पता है। आखिर आप याद करें कि आज से अभी भी ईद के दिनों में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होती है। उसका क्या कारण है? तो एक जो बड़ा दर्शक वर्ग है जी, उसको ध्यान में रख करके ये फिल्में बनती हैं और उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारे जो बाकी के दर्शक हैं ये तो हमारे पॉकेट में, इनको तो जो दिखाएंगे वो देखेंगे। उस अवेयर ही नहीं है बाकी दर्शक। अब इसीलिए अधिकांश फिल्में जो आज बन रही हैं, उन्हारी जैसी फिल्में आज की तारीख में एक बनती हैं। गदर जैसी फिल्में एक बनती हैं जिसको हम याद रख सकते हैं। बाकी फिल्में एक अजीब तरह के नरेशन को लेकर के आ रही हैं जिसमें आप अपने को ही कमतर देखते हैं। विनोद जी, इससे जुड़ा मेरा एक प्रश्न ये है अगला कि जब भी कहीं भारत पाकिस्तान को लेकर फिल्में बनती हैं और भारत पाकिस्तान के लोगों का आपसी व्यवहार बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से पेश किया जाता है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ही समझदार, लिबरल हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेहद कट्टर हैं। और ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक जमाना था जब वो अमन की आशा के नाम पर बॉलीवुड के लोग मोमबत्तियां जलाया करते थे गेटवे ऑफ इंडिया पर, और बहुत सारे लोग इस तथाकथित अमन की आशा, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उससे लाभान्वित हो रहे थे। तो क्या ये, इसको आप किस तरह देखते हैं कि कहीं पाकिस्तानियों को भी भारतीयों से बेहतर दिखाने का प्रयास ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये जो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग जो बड़े हुए हैं वो ये गंगा जमुनी संस्कृति के मुहावरे के साथ बड़े हुए हैं। ये हमारे मन में इस कदर बैठा हुआ है, हम एक हैं, सब आदमी एक है, सब धर्म एक है, सब धर्म समान है। ये एक अजीब तरह का नरेशन बनाया गया है जिसको लेकर के हम बड़े होते हैं। यश चोपड़ा जब अपनी पहली फिल्म बनाते हैं धूल का फूल, उसमें ही उनका गाना होता है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो एक अजीब तरह का मामला है। आप धर्म विहीन समाज के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी धार्मिक आवरण में। तो ये यहां से जो बात शुरू होती है यश चोपड़ा की, वो बात, मैं सिर्फ एक संदर्भ के लिए यश चोपड़ा का नाम ले रहा हूं। यश चोपड़ा ने फिर वीर जारा बनाई, क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन पर उनकी कई सारी फिल्में हैं। वीर जारा उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद फना जैसी फिल्में बनाई। और आपको आश्चर्य होगा कि वीर जारा में भी जिस तरीके से नरेशन गढ़ा गया है, उसमें वो पूरी की पूरी फिल्म पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। फना फिल्म में तो खुलेआम, फना कहने को एक प्रेम कथा है, लेकिन खुलेआम उसमें कश्मीर में जनमत संग्रह की बात की जाती है। उसमें कहा जाता है कि भाई महाराजा हरि सिंह तो इसी शर्त पर आपके साथ मिले ही थे कि 6 महीने के अंदर जनमत संग्रह होगा। ये स्टैंड लेते हैं वो। आप एक प्रेम कथा कह रहे हैं या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक अजीब तरह के सिनेमा, कॉमर्शियल सिनेमा के आवरण में, ये सिनेमा कोई वैचारिक आवरण में नहीं आ रही है बुद्धिजीवियों के लिए। ये आम लोगों से बात करते हुए फिल्में आ रही हैं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जब बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म आती है जिसमें कि पाकिस्तान में एक भी बुरा आदमी नहीं दिखता है। बजरंगी भाईजान जाते हैं पाकिस्तानी लड़की को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए, और सारे भले 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 लोग वो लड़की को पहुंचा करके फिर वो सीमा पार करके चले आते हैं। तो ये जो
या फिर वो आमिर खान की फिल्म थी पीके, उसमें जिस तरीके से वो पाकिस्तानी लड़के से प्यार करती है, फिर पाकिस्तानी दूतावास में फोन होता, एक अजीब तरीके से पाकिस्तानियों को जेंटलमैन या भले आदमी के रूप में, बजरंगी भाईजान में तो बॉर्डर पर का सिपाही है वो भी भला है, और जो स्कूल के जो मकतब के मौलाना है वो भी भले हैं। तो ये जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पाकिस्तान से नफरत नहीं करो, तो ये कौन सा नरेशन है और किस दबाव में ये गढ़ा जा रहा है, इस पर हमें लगता है कि हिंदी सिनेमा के लिए जो मैंने कहा कि एक जो वामपंथ और इस्लाम का जो एक संयुक्त दबाव बढ़ा है, ये उस दबाव से परेशान है। और ये सबकॉन्शियस में ये बातें हैं, ऐसी बात मैं नहीं समझ सकता कि सारी बातें कॉन्शियस में कही जा रही हैं। कुछ बातें ये सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है और उसने जो यहाँ के लोगों की स्कूलिंग की, यहाँ के लोगों को समझाया, यहाँ के लोगों से संवाद किया, वो सारी की सारी बातें उसने इसी लहजे से समझाई कि सर्व धर्म एक है, सारे धर्म महान हैं, सारे धर्म उदार हैं। तो इसीलिए हम गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं और पाकिस्तानियों को भी उस नजरिए, आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखते हैं। हम पाकिस्तानियों को देखते हैं कि वो हमारे पड़ोसी हैं और उससे हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें सरफरोश जैसी फिल्म विरले आती है जिसमें कि पाकिस्तानियों को एक पाकिस्तानी कलाकार तक को एक आतंकवादी के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन वो फिल्म आई गई होती है, जॉन मैथ्यू, उसके बाद कोई दूसरी फिल्म बना भी नहीं सकते हैं। तो ये हिंदी सिनेमा की सीमा है, या हिंदी सिनेमा पर जो हम लोग वैचारिक दबाव की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस वैचारिक दबाव से हिंदी सिनेमा आज गुजर रही है या उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगी हुई है। ये दुखद ये है कि जो कमर्शियल फिल्में हैं, जो फिल्में हम घर में देखते हैं, जो फिल्में हमारे बच्चे देखते हैं, जो फिल्में हमारी बड़ी आबादी देखती है, जिसे सिर्फ अपने मनोरंजन से मतलब है, तो मनोरंजन के आवरण में इस तरीके के स्टेटमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के कोई फिल्म देखते हैं कि हमको हिंदू मुस्लिम एकता पर कोई फिल्म देखनी है, तो हमारा दिमाग तय करके देखता है कि हमें ये मिलेगा। लेकिन हम एक था टाइगर जैसी फिल्म हम देखने के लिए जाते हैं, जहाँ की हमको स्टंट देखने की बात होती है, जहाँ हमें लगता है सलमान खान को हम देखेंगे, मारधाड़ देखेंगे। वहां हमें अंतिम सीन में दिखता है कि एक जीप के एक तरफ भारत का झंडा, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, और भारत पाकिस्तान दोनों के जो जासूस हैं वो एक साथ आ रहे हैं, एक मिशन पर काम कर रहे हैं। तो एक अजीब तरह का यूटोपिया इन लोगों ने गढ़ा है, जिसमें कि भारतीय दर्शकों को एक माने कह सकते हैं कि एक अजीब मानसिक स्थिति में डाल दिया गया है, जहां कि वो अपने दुश्मन को भी दुश्मन ना समझ सकते हैं। इससे आपने जो एक था टाइगर के सीन का एक उदाहरण दिया, उससे मुझे एक और सीन याद आ गया, एजेंट विनोद का, जिसमें अंत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर लश्कर तोयबा का ठिकाना भारत की खुफिया एजेंसियों को बताते हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। आपने जैसे कहा कि बजरंगी भाईजान का आपने उदाहरण दिया कि वहां पर मौलाना, मकतब के मौलाना भी बहुत मतलब सज्जन दिखाए गए हैं। तो इस किस्म की स्टीरियोटाइपिंग बॉलीवुड फिल्मों में मेरी राय में काफी समय से चलती आई है। जैसे कि आप कभी भी देखिए कि कोई पंडित जी हैं तो वो बहुत ही पाखंडी कर उनको पेश किया जाता है। कोई क्षत्रिय समाज के लोग हैं तो हमेशा अत्याचारी, क्रूर दिखाए जाते हैं। वैश्य समाज से आने वाले लोग सूदखोर, समाज का खून चूसने वाले दिखाए जाते हैं। एक और चीज जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जो भारत के ट्राइबल कल्चर है उसका हमेशा मखौल उड़ाती बॉलीवुड फिल्म में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अक्सर सिख समुदाय के भी लोगों का काफी मजाक उड़ता दिखता है। लेकिन जहाँ कहीं चर्च के कहीं फादर होते हैं या मस्जिद के मौलवी साहब होते हैं, वो बहुत ही मतलब गरीबों की मदद करने वाले, सहारा देने वाले, बहुत ही सज्जन दिखाए जाते हैं। जबकि आप रोज खबरें पढ़ते हैं कि मदरसों में किस तरह बच्चों के शोषण की घटनाएं होती हैं। वेटिकन की खुद की रिपोर्ट आ चुकी है कि चर्च में बहुत पीडोफिलिया के केसेस रहे हैं।
तो क्या बॉलीवुड कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता है इन सब चीजों को दिखाने की भी? और एक एक जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने तो कला का इस्तेमाल ही वामपंथियों ने ये सीखा है कि प्रोपेगेंडा के लिए करना है। लेकिन वामपंथ की एक और बहुत मुख्य चीज है, वो है कि वामपंथी आंदोलन वर्ग संघर्ष पर चलते हैं, क्लास स्ट्रगल जिसे वो कहते हैं, और वर्गों में संघर्ष कराकर अपने को मजबूत करना वामपंथी राजनीतिक एक तरीका है। तो क्या जिस तरह ये ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, इनको जो एक स्टीरियोटाइप किया गया वामपंथी बॉलीवुड द्वारा, तो वो क्या वो हिंदू समाज में कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं था? देखिए, ये कई सारे प्रश्न इसमें हैं छिपे हुए। आपने जो बातें कही हैं, एक तो जो जो हमारा, जिस पर हम गर्व कर सकते थे, उस पर हिंदी सिनेमा ने मजाक की स्थिति बनाई। और जो आपने कहा कि जो हमारे सिख समुदाय हैं उस पर मजाक किया गया, या जो हमारे जो धार्मिक समुदाय हैं उस पर मजाक किया गया, जो मंदिर थे उस पर मजाक किया गया। तो एक, आप आम तौर पर कोई भी कॉमर्शियल फिल्म उठा रहे हैं, कोई भी व्यावसायिक फिल्म उठा लें, आप बच्चन की हो या राजेश खन्ना की हो, जो भी आप, तो आमतौर पर नायक आपको नास्तिक दिखेगा। वो मंदिर जाएगा, पूरी फिल्म में एक बार जाएगा, वो भी भगवान को गाली देने के लिए कि तुमने ये मदद नहीं की, तुमने ये मदद नहीं की, तुमने ये मदद नहीं की। आपको दीवार का चर्चित सीन याद होगा, अमिताभ बच्चन जा करके उसमें, तो कई सारी फिल्में, दीवार अकेली फिल्म नहीं है, कई सारी फिल्में हैं जिसमें कि नायक जो है वो सिर्फ भगवान को खारिज करने के लिए मंदिर में जाता है। जबकि इसके विपरीत कोई भी आपको यदि मुसलमान कैरेक्टर है, तो यदि वो नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने गोली भी चल रही है तो वो नमाज पढ़ता रहता है। उसके नमाज के दृश्य को पूरी डिग्निटी के साथ फिल्माया जाता है। लेकिन यदि वही बातें मंदिर के साथ हो, या तो मंदिर के साथ आप, मेरे एक फिल्म मेरे जहन में आ रही है, बहुत दिन, मुझे लगता है कि 10 साल पहले की फिल्म होगी, वो याद आ रही है, कल्पना लाजमी ने वो फिल्म बनाई थी, चिंगारी। वो पूरी की पूरी फिल्म में एक मंदिर है और एक रेड लाइट एरिया है, पूरी की पूरी फिल्म इसी दो दृश्य पर फिल्माई गई है। और जितने सारे कुकर्म होते हैं वो सारे के सारे दृश्य उस मंदिर में फिल्माए जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने उसमें मंदिर के महंत की भूमिका निभाई थी। तो एक अद्भुत, या इस तरह की कोई एक फिल्म नहीं है। हाल के दिनों में भी एक फिल्म आई है जिसमें कि मंदिर के अंदर जो है, मंदिर के वो साधु जो हैं, वो अपने कमंडल में बैठ करके वो शराब पीते दिखाई देते हैं, नाइक जूता पहन करके वो फुटबॉल खेलते दिखाई देते हैं। तो मंदिर या महात्माओं के साथ, या अभी एक वेब सीरीज आई आश्रम, तो मंदिरों के साथ और पुजारियों के साथ एक अजीब तरह का हिंदी सिनेमा ने एक अजीब तरह का खेल करते रही है, या अजीब तरीके से उसे फिल्माते रही है। जबकि इसके विपरीत हम बात करें तो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय पात्र यदि कोई होंगे तो वो होंगे खान चाचा। आप जंजीर ले लें, जिसमें कि खान दोस्त बने हुए हैं। कई सारी फिल्मों में वो गर्व के साथ कहता है कि वो मुसलमान सच के करीब, वो मुसलमान सच ही बोलता है, मुसलमान ईमान के साथ रहता है, पूरे गर्व के साथ। कई सारे राजकुमार हो या प्राण हो या प्रेमनाथ हो, कई सारे कलाकार हमारे सामने ऐसे हैं जिनके मुंह से हम लोगों ने ये डायलॉग बार बार सुना होगा कि हमने ईमान की, मुसलमान है तो ईमान की बात करेगा। तो एक, लेकिन कोई कलाकार अपने आप को पर्दे पर हिंदू कह रहा हो, या हिंदू पहचान के साथ आया हो, हिंदू तिलक के साथ आया हो, या हिंदू वस्त्र के साथ आया हो, इस तरह का कोई दृश्य आप हिंदी सिनेमा में याद नहीं कर सकते हैं। कोई नायक मंदिर में पूजा कर रहा हो, मंदिर में कुछ श्रद्धा के साथ बात कर रहा हो, कहीं नहीं। तो एक यही स्थिति चर्च के साथ है कि आपको कोई नेक बंदा दिखाना होगा तो आपको चर्च के पादरी सफेद कपड़े में दिखेंगे, मंदिर के पुजारी आपको ईमानदार, स्वच्छ, भले लोगों के रूप में देखना, ये हिंदी सिनेमा ने अपने नरेशन में कभी गढ़ा ही नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका ये भी कारण है कि हिंदी, उसे लगता है कि जो हमारे मन में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं
कि अपने धर्म को लेकर के जो हमारी स्कूलिंग की गई है शुरू से ही, या जो हमें बताया गया है, बताने की कोशिश की गई है जब बचपन से लेकर के आज तक, कि हमारा धर्म ऐसा ही है। ये जो कांग्रेस के लंबे शासन में जिस तरीके से कला संस्कृति या तमाम प्रचार प्रसार के माध्यमों पर कम्युनिस्ट पार्टियां काबिज रही हैं, वामपंथ काबिज रहा है, तो उसने हमें इसी तरह की ही जानकारियां दी हैं कि आपको अपने धर्म पर गर्व करने लायक कोई चीज ही नहीं है। हमें बताया ही नहीं गया, हमें पढ़ाया ही नहीं गया धर्म के बारे में, हमें रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में बताया ही नहीं गया हमें। ये जो तो हम गर्व नहीं कर रहे हैं। ये जो एक अभी आसाम में और कई राज्यों में ये बातें हो रही है कि जो मुसलमानों के लिए खास स्कूल हैं, मकतब हैं, उसे सरकारी अनुदान देना बंद कर दिया जाएगा। तो इन जो सरकारी पैसे पर उन्हें इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी, हमें कहाँ बताया गया? हम अपने पैसे पर पढ़ने जा रहे थे, उसके बाद भी हमें नहीं बताया गया कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, हम क्यों मंदिर जाएं, वेद क्या है, पुराण क्या है। वेद के बारे में आज कितने लोग जानते हैं? तो ये इसमें सिनेमा की एक भूमिका है। सिनेमा ने वही किया जिसके लिए हम तैयार थे। हम धर्म के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं थे। सिनेमा ने हमें धर्म के बारे में, अपने ही धर्म को जानने से, धर्म की पहचान बनाने से वंचित रखा। जी तो जैसे ये एक आरोप ये भी है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं और धर्मों का प्रमोशन करता है। जैसे कि मुझे एक सीन याद आता है, मुझसे शादी करोगी का, तो उसमें दोनों जो हीरो हीरोइन हैं वो दोनों हिंदू हैं, लेकिन वो आप अक्सर देखेंगे चर्च में जाते हैं। चर्च एक बड़ी रोमांटिक प्लेस जहां पर दोनों एक दूसरे का जीवन बिताने के कस्में वादे खाते हैं, वो ऐसी जगह है। एक इसके अलावा आप एक बड़ा जो सूफी महफिलें हैं उनको भी देख सकते हैं कि जो जब हीरो हीरोइन बहुत उनका प्रेम प्रसंग किसी मुश्किल में फंसा होता है तो उस माहौल में वो जाते हैं और वहां पर वो चीज सही हो जाती है। तो अक्सर ये मतलब ये नजर आता है कि जहां पर हीरोइन जो पात्र हैं वो हिंदू हैं, लेकिन वो जा रहे हैं चर्च और सूफी महफिल में। ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है कि पात्र मुस्लिम है और वो मंदिर में आए हैं। तो ये किस किस्म के दोहरे मापदंड हैं? हाँ, ये दोहरे मापदंड इसलिए हैं क्योंकि हम उसी के लिए तैयार हुए हैं। हमें अपने धर्म पर गर्व करने की ट्रेनिंग मिले ही नहीं है। गर्व करने लायक करने के लिए हमें बताया ही नहीं गया, तैयार ही नहीं किया गया है। आज भारत में कहीं भी हिंदू धर्म की पढ़ाई होती ही नहीं। हमें जो अपने धर्म के बारे में जिस तरीके से ईसाई हो या इस्लाम के धर्म में हो, इस्लाम में हो, जिस तरीके से बच्चे से अपने धर्म के बारे में बताया जाता है। अभी देख रहा था जिसमें 3 साल का एक कोई बच्चा होगा, उससे कोई टीचर सवाल पूछ रही थी और मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा इस्लाम से संबंधित सवाल पूछे गए, जिसका जवाब उसने पूरी गंभीरता से दिया। छोटे छोटे सवाल थे और उसने पूरी जानकारी के साथ जवाब दिया। तो ये है कि हम अपने बच्चों, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में कितना बता रहे हैं, कितने जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपने शासन काल में हमें अपने धर्म के बारे में जानने से वंचित रखा, लेकिन अपने परिवार में, अपने घरों में, माँ हो, बहनें हो, पिताजी हो, किसी ने भी धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत ही नहीं समझी। तो एक जो विशाल हिंदू समाज है, कहीं ना कहीं अपने धर्म से एक धर्म को उपेक्षित नजर से देखता रहा। मुझे याद है कि जब परीक्षा के लिए हम लोग जाते थे, परीक्षा देने के लिए, तो माँ दही का टीका लगाती थी, तो हम लोग घर से बाहर निकलते हुए उसे पोंछ लेते थे कि कहीं लोग पिछड़ा न समझ लें, कहीं लोग बैकवर्ड न। तो ये जो एक अपने मान्यताओं के साथ, अपने धर्म के साथ जो हमारी स्कूलिंग हुई, हमारी जो ट्रेनिंग हुई, उसने सिनेमा को हिम्मत दी कि वो हमें अपने दूसरे को धर्म को गौरवान्वित कर रही है। बचपन से ही बहुत आसान सा होता है, 10 रुपए में वो क्रॉस मिलता है, शौक से लोग पहन के गले में डाल देते हैं। हद है। कव्वाली के हम शौकीन हैं। क्यों उस कव्वाली के शौकीन हैं?
हमें एहसास ही नहीं हो पाता है, जो जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं, हमें एहसास ही नहीं हो पाता है कि कव्वाली के पीछे एक धर्म छिपा हुआ है, क्रॉस के पीछे एक धर्म छिपा हुआ है। चर्च वो मजार में हमारे घर की महिलाएं, हमारे बच्चे पर जाते हैं, क्यों जाते हैं हमें नहीं पता है। वो मजार हमारे लिए नहीं है। तो जो हमारी स्कूलिंग हुई है, जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं, जो हमारी वो हिंदी सिनेमा हमारे उस कमजोरी का लाभ उठाती है और दूसरे धर्म को हमारे बरक्स जो है एक पहचान के रूप में खड़े करती है। अच्छा, बॉलीवुड में एक और किस्म की स्टीरियोटाइपिंग दिखती है, वो यह है कि हिंदू क्रिमिनल्स और मुस्लिम क्रिमिनल्स। तो मुस्लिम क्रिमिनल्स कई बार रॉबिन हुड तरह से दिखाए जाते हैं, जैसे रईस में दिखाए गए, और हिंदू क्रिमिनल्स हमेशा कम्युनल क्रिमिनल कर कर दिखाए जाते हैं। उनके तिलक होता है, वो किसी किसी गणपति के चंदे के लिए किसी को धमका रहे होते हैं, या किसी और अन्य कम्युनल इशू को लेकर गुंडागर्दी फैला रहे होते हैं। मैं आपका एक और आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक दूसरी तरह की स्टीरियोटाइपिंग की बात की गई है। वो ये है कि अक्सर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे यूपी बिहार, तो उनको ऐसा दिखाया जाता है कि ये तो बहुत ही अपराधग्रस्त हैं। तो इसके पीछे आप किस प्रकार की सोच देखते हैं ये? ये तो जो हमारी मान्यता है, ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि मुसलमान जो हैं सो भले होते हैं। मुसलमान जब ये बोलता है कि मुसलमान ईमान का पक्का होता है, तो हमारे मन में कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठता है। ये एक अजीब तरह का माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि मुसलमान है तो ईमान का पक्का होगा। जो मैं बात कर रहा था, खान दोस्त और खान चाचा जो हमारे या काबली वाला जिस तरीके से हमारे मन में बैठा हुआ है, वो होगा तो भला होगा। तो ये जो एक बातें हमारे मन में बैठी हुई रहती हैं, तो हिंदी सिनेमा उसी का लाभ उठाती है। और ये जो कहीं कहाँ से ये, एक तो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, जिस तरीके से अपने आप को मुसलमान के रूप में या अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, पर्दे के बाहर भी और पर्दे के कहानी में भी, वो अपने आप में ये है कि वो मनवा लेते हैं हमें कि भाई हम रईस में जिस तरीके से है कि तो वो तो सीधा सीधी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फंडिंग का मामला है, जहां से ये हिंदी सिनेमा 80 के दशक से हिंदी सिनेमा इसी तरीके से गाइड होती रही है। सीधे सीधे हिंदी दर्शकों की एक सीमा रही है कि वो मनोरंजन चाहती है। सिनेमा का मतलब उसे वो नरेशन में जाते ही नहीं, उसे लगता है कि हमारा मनोरंजन हो गया, चलो मेरा काम खत्म हो गया। एक फिल्म की मुझे याद आ रही है, सलमान खान की फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। सलमान खान, प्रीति जिंटा उस फिल्म में काम करी थी। उस सरोगेसी फिल्म पर जिस दिन सरोगेसी पर थी, वो फिल्म जिस दिन रिलीज होनी थी, उसी दिन उस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो गिरफ्तार हो गए कि उनका आतंकवादियों के साथ साठगांठ है। बल्कि वो और लंबे समय तक वो जेल में रहे थे। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी दर्शकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस खबर का, वो फिल्म काफी हिट हुई। तो एक अजीब तरह की बात है, दाऊद पर फिल्में बनती हैं, हम पसंद करते हैं, रईस लाला पर फिल्में बनती है, हम पसंद करते हैं। तो एक अजीब तरह की, माने हमारी जो बौद्धिकता है, उस बौद्धिकता को कहीं ना कहीं छीन करके रखा गया है। वो उस बौद्धिकता को जो वामपंथ है या तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो जिस तरीके से सही इतिहास को हमें नहीं बताया गया, उसी तरीके से हमें हमारे समाज को और हमें धर्म को भी समझने का मौका नहीं दिया गया। हमें बताया ही नहीं गया कि सच क्या है, गलत क्या है। तो ये जो सच और गलत को तो हिंदी सिनेमा वही एस्टेब्लिश करती है। हिंदी वो अपना एजेंडे पर है। जो मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में जो हिंदी वामपंथ और इस्लाम का जो गठजोड़ हुआ है, या हिंदी सिनेमा में जिस तरीके से वो पैसे आ रहे हैं विदेश से, या जिस तरीके से कह सकते हैं कि बार बार ये फंडिंग की चर्चा होती है, कि या बार बार दाऊद के दबाव की, माफिया के दबाव की बात होती है, या माफियाओं के पैसे की बात होती है, तो हिंदी सिनेमा तो उनकी आत्मकथाएं बना रही है, उन पर बायोपिक बना रही है। तो कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें कि अपराधियों पर फिल्में बन रही हैं और अपराधियों को एस्टेब्लिश करते हुए फिल्में बन रही हैं, क्योंकि उन्हें की फंडिंग वहां से हो रही है। तो वो
हमारे मन में उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, सिर्फ मुस्लिमों की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ दिन पहले संजू आई थी, संजय दत्त की बायोपिक। क्या था उसमें? संजय दत्त पर जितने सारे आरोप थे, उस सारे आरोप से बरी करने की कोशिश थी। तो वो संजू जैसी फिल्म अकेली नहीं है, उसमें वो कई सारी फिल्में ऐसी हैं, वो दीवार जैसी फिल्में, हाजी मस्तान पर फिल्में बनी, दाऊद इब्राहिम पर फिल्में बनी, सारी की सारी फिल्मों में, या फिर आज विभाजन पर जो फिल्में बन रही हैं, तो तमाम फिल्मों में जो इस्लाम है, जो मुसलमान है, उनको बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उनको कटघरे में रखने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये एक, मैं मानता हूं कि एजेंडे के तहत हो रहा है, जो वामपंथ और इस्लाम का जो एक नया गठजोड़ हिंदी सिनेमा में आज दबदबा बनाए हुए है, वो उस एजेंडे को फुलफिल कर रहा है। हाँ, तो ये एजेंडे का एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है कि जो गोधरा और गुजरात दंगों को लेकर जो फिल्में आई, जैसे कि एक मुझे याद आती है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की खाकी। तो उसमें भी अंत में यही दिखाया गया कि एक आतंकवादी जिसको समझा जा रहा था दंगों का आरोपी मुस्लिम, उसको पुलिस ने झूठा फंसाया था और सारे पॉलिटिशियन ही असल में दंगा कराने के पीछे थे। मंत्री और कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व थे। और भी हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं जहां पर हमेशा यही दिखाया जाता है कि कोई अगर मुस्लिम किसी आरोप में बंद हुआ है तो उसको झूठा ही फंसाया गया है। लेकिन ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भी फिल्म ऐसी नहीं आती है जिसमें ये भी दिखाया जाता है कि गोधरा में ट्रेन कैसे जलाई गई, या मुजफ्फरनगर में जो दो भाई अपनी बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने गए थे तो उनके साथ उनकी कैसे निर्ममता से हत्या की गई। तो ये दोहरे मापदंड तो साफ झलकते हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल एजेंडा है और हिंदी सिनेमा में ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा मजबूत है। और जो बड़ी आज जो हम लोग खबरों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक न्यूज चैनल के खिलाफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, तो ये एक वो तो है ही कि अपने आप में उन लोगों ने एक गिरोह की तरह वो लोग काम कर रहे हैं। जो उनके गिरोह से बाहर हैं, जो ईमानदारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अनिल शर्मा ने गदर बनाई थी। अनिल शर्मा और गदर, मुझे लगता है कि लगान से, उस समय में लगान से एक बड़ी हिट थी। मैं बेहतर और बुरी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सफलता की बात कर रहा हूं। जी, बड़ी इसके बावजूद हाँ, वो बहुत सफल बहुत थी। बड़ी हिट फिल्म थी, बहुत सफल थी। लेकिन आज की तारीख में गदर को आप याद करें तो सिर्फ कॉमेडी शो में गदर की चर्चा होती है, गदर की कहीं गंभीरता से चर्चा नहीं होती है। जबकि मुझे लगता है विभाजन पर एक ईमानदार फिल्म थी, जिसमें कि भारत के महत्व को, भारत को, हिंदुस्तानियों के जज्बे को दिखाया गया था पूरी मजबूती के साथ। लेकिन तो ये जो इस तरह की बातें, या इस तरह के जो भी लोग आए, जेपी दत्ता ने बॉर्डर और कारगिल जैसी फिल्में बनाई गई, जेपी दत्ता आज फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। ये विवेक अग्निहोत्री ने अभी फिल्म बनाई, बुद्धा इन ए जैम, विवेक अग्निहोत्री किनारे पड़ गए बॉलीवुड में। तो ये जो एक ट्रेंड बॉलीवुड ने अपना एक गिरोह बनाया कि जो हमारे साथ है वो हम उसे प्रतिष्ठित होने देंगे, जो हमारे साथ नहीं है उसे हम हाशिए पर डाल देंगे। जिसका नतीजा है कि आज कंगना जैसी नायिका, जिसने कि मुझे लगता है कि अभिनेत्री के रूप में एक नई परिभाषा गढ़ी थी क्वीन में, और बाद में उसका जीवट समझिए कंगना का, कि जब सफलता के शीर्ष पर थी अभिनेत्री के रूप में, तो उसने अमेरिका जाकर के फिल्म स्क्रिप्टिंग सीखी, फिल्म बनाना सीखा, फिर मणिकर्णिका जैसी फिल्म बनाई। फिर आज राम मंदिर पर बोलने वाली अकेली अभिनेत्री होती है कंगना। राम मंदिर जैसी घटना देश में होती है और हिंदी सिनेमा से एक शब्द नहीं आता है। अरे भाई, आप इसी समाज के हो, इसी समाज से आप पैसे लेते हो, इसी समाज ने आपको अरबों अरबपति बनाया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, कोई भी हो, वो बात नहीं करते हैं राम मंदिर की। तो एक दबाव के, एक मुझे लगता है कि जो एक कहीं ना कहीं, हम ये ना भी कहें कि
कहाँ से पैसे आ रहे हैं, पैसे का दबाव है। लेकिन यदि विचारधारा का दबाव है तो एक इस्लामिक गठजोड़ जो वामपंथ का है उससे सारे लोग फंसे हुए हैं उसमें, और उन्होंने अपनी ईमानदारी को कहें तो किनारे रख करके वो फिल्में बना रहे हैं और फिल्मों पर बात कर रहे हैं। और जो हिंदी समाज है, जो उनका समाज है जिससे उनको कम्युनिकेट करना चाहिए था, उससे कहीं ना कहीं वो परहेज कर रहे हैं। जी, अब इसी से जुड़ा एक थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य लेके एक मेरा प्रश्न है आपसे कि आजकल महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर देश में बहुत चर्चा है। लगातार एक सामाजिक बहस खास तौर से निर्भया मामले के बाद से चलती आ रही है, और अभी हाल फिलहाल में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे समाज देश का बहुत उद्वेलित हुआ। बॉलीवुड को लेकर भी बहुत से लेखकों के, विचारकों के द्वारा ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन जैसी घटनाओं को नॉर्मलाइज कर दिखाने की कोशिश की है। ये आरोप तो है ही, लेकिन एक जो बड़ा आश्चर्य ये होता है कि जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि वामपंथियों का बड़ा दबदबा रहा है बॉलीवुड में और उनके एजेंडे के हिसाब से फिल्में बनी, लेकिन साथ ही आप वामपंथियों को अगर देखें तो वो सबसे बड़ा फेमिनिस्ट होने का दावा करते हैं। तो ऐसा ये कैसे है कि जो सबसे बड़े फेमिनिस्ट होने का दावा करते हैं वो महिलाओं के प्रति अपराधों को महिमा मंडित करते हैं, उदाहरण के रूप में दिखाते हैं। जैसे कि एक आमतौर पर आप बॉलीवुड फिल्मों की एक बड़ी आम लाइन रही है कि कोई हीरो हीरोइन के साथ बीच सड़क में छेड़खानी करता है और देर सवेर हीरोइन जो है वो उसके लव प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। तो कहीं ना कहीं समाज में संदेश तो गया कि अगर आप ऐसी हरकत किसी महिला के साथ करेंगे तो देर सवेर वो आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लेगी। तो क्या इससे कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपराध नहीं बढ़े, और फिर ये वामपंथी फेमिनिस्ट होने का दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए, सिनेमा का जो वामपंथ है ना, वो अपनी सहूलियत से स्वीकार करते हैं। उन्हें कहाँ क्या किस तरीके से बात करनी है, और उनको मतलब अपने जो सिनेमा का मामला है उसे मतलब है ये इतना दूर तक वामपंथ यदि हम करते हैं, वामपंथ एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा रिटर्न बाधित नहीं होगा। उन्हें असली मकसद जो उनका है वो मकसद है बॉक्स ऑफिस का, कमाई का। यदि हिंदी सिनेमा की कमाई वामपंथ और इस्लाम का जो नया गठजोड़ है इसके प्रभावी होने के कारण यदि फिल्में असफल होने लगे, जैसे बजरंगी भाईजान यदि नहीं चल पाती, यदि फना जैसी फिल्म नहीं चल पाती, यदि वीर जारा जैसी फिल्म नहीं चल पाती, तो शायद हिंदी सिनेमा का नरेशन कुछ और होता है। तो ये जो कहीं ना कहीं इसमें हमारी बड़ी भूमिका है, जो हिंदी समाज है उसकी एक बड़ी भूमिका है। वो इन कहानियों को, इन बातों को एक्सेप्ट करके उनकी हौसला अफजाई करती है, उनकी हिम्मत बढ़ाती है कि आप सही हो। सिनेमा को रिटर्न चाहिए होता है। सिनेमा वो एजेंडे के लिए नहीं चाहिए। सिनेमा अपने विचार, कोई भी, चाहे अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, वो सिनेमा अपने विचारधारा के प्रसार के लिए वो नहीं बना रहे हैं। वो बनाते हैं कि उन्हें रिटर्न चाहिए होता है। तो सिनेमा वो उसका वामपंथ उन्हें उतनी दूर तक ही है जितनी दूर तक उन्हें रिटर्न उनका बाधित ना हो। तो ये छेड़खानी का मामला हो या रेप का मामला हो या इस तरह के तमाम अश्लीलताओं का मामला हो, आज आप यदि सिनेमा की बात हम करें तो जो अश्लीलता की जिस तरीके की हद, अनुराग कश्यप जैसे लोग तो सेंसर पर ही सवाल उठाते हैं कि सेंसर की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए सिनेमा को। रामगोपाल वर्मा जैसे लोग कहते हैं सेंसर की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप याद करें, पिछले कई दशकों से शायद राजेश खन्ना के बाद हिंदी सिनेमा से रिलेशन गायब हो गए। रिलेशन गायब हो गए मतलब अब उसमें चाची, फुआ, बहन, मौसी जैसी चीजें दिखती ही नहीं है। माता पिता भी बहुत बिरले किसी किसी फिल्म में दिख जाते हैं। जो रिलेशन दिखता है वो एक ही रिलेशन दिखता है, औरत और मर्द का। तो ये जो एक नया रिलेशनशिप हिंदी सिनेमा ने डेवलप किया, वो
महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने महिला को उपभोग की वस्तु के रूप में तब्दील कर दिया। और जो भारतीय संस्कार थे, भारतीय संस्कृति थी, भारतीय समाज था, उसको विखंडित करने की कोशिश की। चाहे वो यदि हम छेड़खानी की बात करें या बलात्कार की बात करें, तो छेड़खानी तो हिंदी सिनेमा ने तो मुझे लगता है प्रेम की शुरुआत ही वो यहीं से मानते हैं कि छेड़खानी हुई तो उसके बाद प्रेम होगा। इस पर कई सारे, तो ये वामपंथ को वहां तक वो एक्सेप्ट करते हैं जहां तक कि उनका बाजार उससे प्रभावित नहीं होता है। ये हिंदी सिनेमा की सीमा है और मुझे लगता है कि ये इससे आगे वो बाजार यदि जहां हित उनका टकराता है उसके बाद वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड सितारे जो हैं वो ड्रग्स को लेकर सोशल अवेयरनेस कैंपेन में जाया करते थे और अब ड्रग्स के मामलों में खुद ही वो फंस रहे हैं। तो इसी तरह जैसे महिलाओं के प्रति, अपराधों के प्रति ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं और खुद ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं अपनी फिल्मों के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना, मी टू की जितनी घटनाएं हुई, मी टू के बारे में जितनी बातें हुई, उसमें अधिकांश तो बॉलीवुड में ही हुई। और बॉलीवुड में क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज ड्रग्स के मामले हैं, आज कहा जा रहा है कि पूरे बॉलीवुड को पूरे बॉलीवुड पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं लिए जा रहे हैं, कोई ये खुल करके नहीं बोल रहा है। अरे तो जब आप ड्रग्स लेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। जब आप गंदगी करेंगे तो कोई ना कोई तो बताएगा ही कि आप गंदगी कर रहे हैं। और यदि आप गंदगी करेंगे तो आपको, यदि आप उन पर उंगली उठाएंगे तो आप पर सवाल उठाया जाएगा कि आप कौन होते हैं, आप क्यों उंगली उठा रहे हैं। तो ये बॉलीवुड ने एक अजीब तरीके से अपने आप को, जो कह सकते हैं कि विचारधारा को अपने बचाव का भी माध्यम बना लिया आज की तारीख में। जो जितने सारे वामपंथी इस्लामी गिरोह जो है हिंदी सिनेमा का, उसने अपने आप को एक बॉन्डिंग में बांध लिया है और सब एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, सब एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। अनुराग कश्यप यदि पर सवाल उठ रहा है तो स्वरा भास्कर डिफेंड कर रही है, स्वरा भास्कर पर सवाल उठ रहा है तो अनुराग कश्यप डिफेंड कर रहे हैं। तो एक इसमें जवाबदेही हमारी बन जाती है, जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जो भारतीय दर्शक हैं, जिस तरीके से उसने वो सड़क के ट्रेलर के खिलाफ मोर्चा खोला था, मुझे लगता है कि मनोरंजन से परे जो विचार उस तक पहुंच रहे हैं, वो हिंदी सिनेमा के निहित मैसेज को समझने की कोशिश करे और उसमें जो उसके पक्ष में बातें नहीं की जा रही है उसको खारिज करने का हिम्मत जुटाए। है कि तभी हिंदी सिनेमा सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। और जो हम हमारे मन में एक सिनेमा की परिकल्पना दादा साहब फाल्के ने की होगी कि भारत में सिनेमा इस तरीके का बनेगा, उस तरीके की फिल्मों से हम फिर से एक बार रूबरू हो सकेंगे। यानी कि आपका संदेश ये है कि जो हिंदी फिल्मों के दर्शक हैं उन्हें एक नीर शीर विवेक अपने अंदर जगाना होगा और साथ ही जिन अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को वो अपना आदर्श मानकर देखते हैं, उनका जो असल में आचरण है उस पर भी ध्यान देना होगा। तभी ये लोग जो हैं वो, जो आप कह रहे हैं ये गंदगी फैला रहे हैं, ये चीज तभी बंद हो पाएगी। और इस मेरा आपसे ये कहना है कि इस जी आपने जो बातें आज सामने रखी हैं, आप जैसे जो फिल्मों को लेकर एक्सपर्ट हैं, आपने जो ये चीजें इतनी हिम्मत के साथ कही हैं, तो आपका ये मार्गदर्शन भी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है इस किस्म का, क्योंकि फिल्म समीक्षक ही बताते हैं कि असल में फिल्म है क्या, उसको वो पहले ही उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें आशा है कि आप बार बार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे इस प्रकार के बहुत ही ज्ञानवर्धक और आंखें खोलने वाले चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।